वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में, जहां हम हर चीज को, हर टॉपिक को इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि वो आपके दिमाग में प्रिंट ही हो जाए। हम कभी ये नहीं चाहते कि आपको रट्टा मारना पड़े, हर चीज आपको समझ में आए ताकि आप उसको जब लिखें तो वो पूरे कॉम्प्रिहेंस के साथ उसको एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट बुक जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, उसका सेकंड चैप्टर। उसके सेकंड चैप्टर का आज लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। हमने जब शुरुआत की थी तो भी मैंने आपको ये कहा था कि जब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मूल अधिकार हैं, वो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं, लेकिन आपके सामने जब लिखा हुआ आता है तो हमेशा अनुच्छेद 14 से शुरू होते हैं, जहां से आपका समानता का अधिकार शुरू होता है, और 32 पे खत्म हो जाते हैं, जहां पर हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है। उससे पहले के 14 से पहले के दो और 32 के बाद के जो भी आर्टिकल्स है उनमें क्या मेंशन है, उनसे बच्चे हमेशा अनभिज्ञ रह जाते हैं, उनको पता नहीं चल पाता कि क्या है, तो हम वो भी आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले, चूंकि हमने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 33 के बारे में, अनुच्छेद 33 के बारे में। अनुच्छेद 33 क्या है? देखिए, हमारे सारे अधिकार जो है वो 12 से 35 तक है, लेकिन हमें मूल जो 6 अधिकार मिले हुए हैं उनका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेके और अनुच्छेद 32 तक कर दिया गया है। 12 और 13 में जो अधिकार है उनसे संबंधित कुछ बातें कही गई है, और 33, 34, 35 में भी कुछ ऐसी ही व्यवस्थाएं की गई है। चलिए जानते हैं वो क्या है। संविधान के अनुच्छेद 33 द्वारा संसद को यह निर्धारित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है कि संविधान के भाग 3 में जो प्रदत्त हैं, हम सबको पता है कि संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, तो संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को सशस्त्र बलों के सदस्यों या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए आरोपित बलों के लिए उनके आवेदन में किस हद तक लागू किया जाएगा, उन्हें प्रतिबंधित या निरस्त किया जा सकता है, ताकि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनमें अनुशासन बनाए रखा जा सके। देखिए, किसी भी देश की रीढ़, चाहे हम कुछ भी कह लें कि ये होता है, वो होता है, वो होता है, लेकिन किसी भी देश की सुरक्षा, किसी भी देश की संप्रभुता उसके फौज पर निर्भर करती है, उसकी आर्मी पर निर्भर करती है, उसके जो सशस्त्र बल होते हैं उन पर निर्भर करती है, और बहुत जरूरी है कि हम अपनी उस ताकत को बनाए रखें। तो अगर हमारा कोई भी संवैधानिक अधिकार सशस्त्र बलों के अनुशासन में, उनके किसी भी काम में अगर आड़े आता है, तो उसको उस जगह पर निरस्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए कि वैसे हमें संविधान के द्वारा कहीं भी आने जाने की पूरी आजादी है, ठीक है, लेकिन हम यूं ही किसी भी मिलिट्री एरिया में एंटर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो आम जनता के लिए रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि जो यातायात अगर वन वे हो, ठीक है ना, वन वे हो, तो उसमें भी आपने कई बार मिलिट्री की गाड़ी वहां खड़ी हुई देखी होगी। तो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको ये अधिकार दिया गया है ताकि उनको सारी सुविधाएं मिल सके, उनको अपनी तरह से सारा अनुशासन बनाए रखने की छूट मिल सके। तो सभी सशस्त्र बलों को अपना अनुशासन बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है, और ये अधिकार प्राप्त करने के लिए, उनको ये सुविधा देने के लिए, उनको इसके लिए पूरे माहौल देने के लिए, अगर किसी विशेष समय के लिए नागरिकों के किसी विशेष अधिकार का हनन या निरस्त करना पड़े, तो उसका भी उनको अधिकार है। ये अनुच्छेद 33 में कहा गया है। By Article 33 of the Constitution, Parliament is empowered to enact law determining of what extent any of the rights conferred by Part 3 of the Constitution shall, in their application to the members of the armed forces or the forces charged with the maintenance of public order, be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them। आप फर्ज कीजिए कि अगर युद्ध छिड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि उनको बॉर्डर के पास वाला कोई गांव चाहिए, कोई जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनको वो जगह चाहिए, तो उनको अधिकार है
कि वो वहां के रहने वाले आम नागरिकों को वहां से हटा दें, उनको किसी और जगह भेज दें और वहां पर अपना चार्ज ले लें। तो इस प्रकार उनको इस तरह के अधिकार दिए गए हैं ताकि देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और उस प्रकार के जो बलों में जो उनका अनुशासन है वो भी सुनिश्चित किया जा सके। तो इस प्रकार अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बलों से संबंधित जो भी हैं वो प्रदत्त किए गए हैं। So, armed forces and fundamental rights is given in the Article 33. Article 33 said empowers Parliament to restrict fundamental rights if armed forces or not state legislature. इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट चाह सकती है कि उन नागरिकों के जो भी फंडामेंटल राइट्स है उनको निरस्त किए जा सकें उस समय के लिए जब आर्म्ड फोर्सेस को वहां चार्ज लेना होता है। पार्लियामेंट लॉ कैन नॉट बी चेंज्ड, और पार्लियामेंट अगर ऐसा कोई लॉ बनाती भी है तो उसको बदला नहीं जा सकता। मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल 34 में दिए गए हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हेन मार्शल लॉ इनफोर्स्ड, जहां भी मार्शल लॉ लगेगा, मार्शल लॉ क्या होता है, जो सैन्य कानून होता है। सैन्य कानून यानी कि आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि मिलिट्री से रिलेटेड कोई कानून किसी जगह पर मान्य होता है, तो इस तरह का जो मान्य होगा उसको मार्शल लॉ कहा जाएगा। या जो मिलिट्री मैन होते हैं अगर वो किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन करते हैं तो उनको वो किसी भी तरह की सजा दे सकते हैं, तो वो सजा देना और इस तरह के कानून मार्शल लॉ के अंतर्गत आते हैं। मार्शल लॉ कॉन्सेप्ट बोरोड फ्रॉम इंग्लिश, हमने ये इंग्लैंड के संविधान से उधार लिया है। मार्शल लॉ नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि मार्शल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, वो लॉज मिलिट्री आर्मी अपने अकॉर्डिंग ही तय करती है। implies suspension of ordinary law and government by military tribunal, इसमें गवर्नमेंट के जो भी लॉज हैं वो मान्य नहीं होते बल्कि मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो बनाया हुआ होता है, मिलिट्री ट्रिब्यूनल के सारे लॉज मान्य होते हैं। नेक्स्ट, नॉट स्टैंड विथ एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट शैल हैव एंड लेजिस्लेचर ए स्टेट शैल नॉट हैव पावर टू मेक लॉज। इस प्रकार के किसी भी लॉ के लिए पार्लियामेंट को तो है लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर को यानी कि राज्य की विधानसभा को, राज्य की जो भी विधानसभाएं होती है, देखिए पार्लियामेंट यानी संसद को तो इस पर कानून बनाने के लिए अधिकार है, लेकिन राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनको इस पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। विथ रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर विच अंडर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 32, आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34 may be provided for by law made by parliament। ओके, तो पर्टिकुलरली इसमें ये कहा गया है कि हमारे जो 16 के अंतर्गत 16 में क्या दिया गया है, जो हमारे जीवन का अधिकार दिया गया है या फिर जिस तरह से समानता का जो अधिकार दिया गया है, इस तरह के कोई भी अधिकार यदि मार्शल लॉ का हनन होता है तो उन अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। देखिए ये अब क्या है, आर्टिकल 32 तक तो हमें अधिकार सिर्फ दिए ही दिए गए हैं, लेकिन आर्टिकल 33 और 34 में हमसे कुछ अधिकार वापस लिए गए हैं। वापस लिए एज इन ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है, इसका अर्थ यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें वो अधिकार नहीं मिलेंगे। और वो विशेष परिस्थितियां क्या है, फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफेंस अंडर दिस पार्ट, and parliament shall as soon as may be after the commencement of this constitution make laws for prescribing punishment for the act referred to sub clause। सीधी सी बात है कि जहां मार्शल लॉ लागू होगा वहां हमारे फंडामेंटल लॉज, हमारे जो मूल अधिकार है वो निरस्त हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप कि जहां पर भी मिलिट्री के जो कानून हैं वो लागू होंगे वहां पर किसी भी तरह के मूल अधिकारों के कोई जगह नहीं रहेगी। हालांकि जीवन का अधिकार ऐसा अधिकार है जो सबको हर सिचुएशन में मिलता रहेगा, उसके अलावा किसी भी अधिकार के लिए तब जगह नहीं रहेगी जब वो मिलिट्री डिसिप्लिन में कोई हानि या कोई बाधा पैदा कर रहा है। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी, तो हमने आर्टिकल 34 के बारे में पढ़ा, 33 के बारे में पढ़ा, लेकिन ये 31 कहाँ गया, ठीक है ना। राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो कहाँ गया, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 31 कहाँ गया, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है यानी कि संपत्ति का अधिकार। आप सबको पता है कि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में दिया गया था और बाद में उसे सस्पेंड करके लीगल राइट बना दिया गया, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब वो हमारा मूल अधिकार नहीं है।
The Constitution originally provided the right to property under Article 19 and 31. 19 हमारे संविधान के आर्टिकल 19 और अनुच्छेद 31 के तहत हमें पहले प्रॉपर्टी का, संपत्ति का अधिकार दिया गया था कि हम चाहे जितनी संपत्ति रख सकते हैं। आर्टिकल 19 guaranteed to all citizens the right to acquire, hold and dispose of property. आर्टिकल 19 जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 19 है, वो तो देश के सभी नागरिकों को प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति रखने की, संपत्ति खरीदने की, बेचने की, इस प्रकार की अनुमति देता है। आर्टिकल 31 जो आर्टिकल 31 है, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। और आर्टिकल 31 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से बिना कानून के वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। It is also provided that compensation would be paid to a person whose property has been taken for public purpose. और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी कहा गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति राज्य अपने भले के लिए, पूरे लोगों के भले के लिए, जन भावना के लिए अगर अधिग्रहित करती है तो उसके लिए कंपनसेशन उसको दिया जाएगा, उसके लिए जो है भत्ता दिया जाएगा कि आप जो उसका भरपाई है वो की जाएगी। इसी वजह से आपको याद होगा कि जब राजाओं से उनकी रियासतें ले ली गई थी तो उनको प्रीवी पर्स शुरू कर दिए गए थे, लेकिन बाद में प्रीवी पर्स बंद कर दिए गए क्योंकि ये अधिकार भी हटा दिया गया। इसी अधिकार के तहत राजाओं को प्रीवी पर्स दिए गए कि भाई आपकी जो संपत्ति है, आपके जो रजवाड़े हैं, आपके जो भी राज्य है वो हमने भारत सरकार में लिए हैं, तो इसके लिए आपको हम इतने पैसे देंगे या इतना आपका कंपनसेशन दिया जाएगा। लेकिन फिर जब ये अधिकार ही नहीं रहा तो फिर राजाओं का भी अपने रजवाड़ों पर कोई अधिकार नहीं रहा, और इसीलिए इंदिरा गांधी के समय में सारे प्रीवी पर्स बंद कर दिए गए थे। The provisions relating to the right to property were changed a number of times. इन प्रोविजंस को बार बार बहुत बार बदला गया और आखिरकार द 44th अमेंडमेंट जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 में किया गया, 1978 में, डिलीटेड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वो फाइनली फिर उसने मूल अधिकारों की इस लिस्ट में से प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो ही हटा दिया और इसको मूल अधिकार की जगह कानूनी अधिकार बनाकर आर्टिकल 300A में रख दिया गया था। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद जो भाग 4 है उसकी बात करते हैं। अब तक हमने बात की थी भाग 3 की, जिसमें भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। अनुच्छेद 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। अनुच्छेद 13 में उसका रखरखाव, उसकी गारंटी न्यायालयों को दी गई है। 14 से लेकर 22 तक हमारे 6 मूल अधिकार, 14 से लेकर 32 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक हमारे 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 33 में मिलिट्री को कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ के बारे में बात की गई है और अनुच्छेद 35 में राज्यों को, कुछ राज्यों को विशेष जो है सुविधाएं दी गई है। तो अब बात करते हैं भाग 3 के बाद भाग 4 की। यद्यपि ये आपका चैप्टर पूरा राइट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन इसी चैप्टर में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं। ठीक है। तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, बच्चों को ये भी कंफ्यूज होता है, वो सिर्फ भाग 4 लिख देते हैं। तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक तो हमारे अधिकार दिए गए हैं, 12 से लेकर और 35 तक क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हमारे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जिनको कहा जाता है, वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। और अनुच्छेद 51 क, यानी इसी अनुच्छेद 51 में 51 क भी जोड़ा गया है जिसमें हमारे मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो इस प्रकार से एक पूरा, सबसे पहले हमारे अधिकार, उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व और फिर कर्तव्य जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है।
सर्वप्रथम ये जो है आयरलैंड के संविधान ने अपने संविधान में ये लागू किए गए थे, आयरलैंड से लागू किए गए थे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है, वो आयरलैंड के संविधान से ही लिए गए हैं। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है कि 12 से 35 तक मूल अधिकार हैं, 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, और 51 क में जो है आपके मूल कर्तव्य दिए गए हैं। इस प्रकार से ये बंटवारा जो है भाग 3 से भाग 4 में किया गया है। भाग 3 में जो दिया गया है, भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं और भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, आपको इस चीज को समझ के चलना है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो छोटे वाले क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो इसी तरह पूछे जाते हैं कि भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है, या ये चीज कौन से भाग में दी गई है, ये चीज किन अनुच्छेदों के तहत दी गई है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कौन से, कहां और किस तरह से दिए गए हैं। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया और उसके बाद में किस तरह से राज्यों को या अधिक ऐसे अधिकार दिए गए जिनसे राज्य अपना काम बिल्कुल सुगम तरीके से कर सके। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू पंचायती राज, इससे पंचायती राज स्थापित हुआ और लोगों को और ज्यादा अधिकार मिले। सबसे पहले क्या हुआ, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ 1973 बाय सेपरेटिंग जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ऑफ पब्लिक सर्विसेज अंडर आर्टिकल 50। सबसे पहले जो क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, यानी कि जो आपराधिक जो प्रक्रियाएं होती है, आपराधिक प्रक्रियाओं से संबंधित जितने भी कानून हैं, उसमें जुडिशरी को यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से बिल्कुल अलग कर दिया गया और पब्लिक सर्विसेज को भी उसके अंडर रखा गया आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 50 के अंतर्गत। एनवायरमेंटल एंड मिडवाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अंडर आर्टिकल 48A। उसके बाद में जो हमारे पर्यावरण और साथ ही मिडवाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट होता है, यानी कि जो पत्नियों के कुछ अधिकार होते हैं और साथ ही साथ में और भी कई सारे औरतों के अधिकार होते हैं, उनको सुरक्षित करने का काम किया गया आर्टिकल 48A के तहत। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू इंक्लूड आर्टिकल 25A एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 45। तो 86वां संविधान संशोधन किया गया और उसके अंतर्गत जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 19 से लेकर 22 तक दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार, उसी के आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21 के नाम से और जोड़ा गया, जिसको हम शिक्षा का अधिकार कहते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को पूरी तरह से फ्री जो एजुकेशन है वो दिलाई जाएगी और उसका अधिकार इस आर्टिकल के तहत दिया गया। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन अंडर आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 के तहत भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 अंडर आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 के तहत जो है कम से कम जो हमारी न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम मजदूरी का जो कानून है वो आर्टिकल 39 में बनाया गया था। तो ये कुछ कानून ऐसे हैं जो कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वजह से नहीं, सिर्फ फंडामेंटल राइट तो खैर हमारे हैं ही, उसके अलावा कुछ और हमारे अधिकारों को दिलाने वाले ये कानून है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 अंडर आर्टिकल 42 बनाया गया। आर्टिकल 42 के अंतर्गत जो मातृत्व सुविधाएं होती है वो देने वाला, कि बच्चे को जन्म देने से इतने दिन पहले तक, जन्म देने के इतने दिन बाद तक जो है बिल्कुल सवैतनिक अवकाश माताओं को मिलेगा। तो ये सब जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी हमारे कई सारे अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले आर्टिकल्स हैं, जिनके द्वारा हमें और भी कई सारे अधिकार दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स में अगर कहीं कुछ रह भी गया था तो उनको इन अधिकारों के द्वारा जोड़ दिया गया है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ कहने को नहीं है, कई सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कई सारे नीति निर्देशक तत्व ऐसे भी हैं जिनको अच्छी तरीके से लागू किया गया है। तो उनको अगर हम क्लासिफाई करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं, गांधीयन प्रिंसिपल हैं और लिबरल प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स यानी कि समाजवादी,
समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और साथ ही साथ लिबरल यानी कि स्वतंत्रतावादी सिद्धांत। इन सारे सिद्धांतों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। आर्टिकल 38 से लेकर 38, 39, 41, 43 और 47। 38, 39, 41, 43 और 47 इन सब में जो दिए गए हैं वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, यानी कि वो समाजवादी प्रिंसिपल है। समाजवादी का मतलब होता है कि किस प्रकार के उत्पादन के साधन जो हैं वो सरकार के अंडर रखे जाएंगे, किस प्रकार के उत्पादन के साधन या किस प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा जनता के लिए चलाई जाएगी, ये सब समाजवादी तरीके में आता है। फिर आर्टिकल 40, 43B, आर्टिकल 46 और 48 ये आर्टिकल जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल कहलाते हैं या गांधीवादी। तो इसमें कुटीर उद्योगों से संबंधित सरकार के क्या क्या कर्तव्य होंगे, उद्देश्य होंगे, वो सब दर्शाया गया है। और स्वतंत्रतावादी जो है वो आर्टिकल 44, 45, 48A, 49, 50 और 51 में दिए गए हैं। और इनमें हमारी स्वतंत्रताओं से संबंधित राज्य के क्या कर्तव्य है, ठीक है ना, हमारी स्वतंत्रताओं से संबंधित राज्य के क्या कर्तव्य है, राज्य उसके लिए क्या करेगा, वो सब इसमें दिए गए हैं। लेकिन आपको ये एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं, जो हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, वो बिल्कुल भी जस्टिसेबल नहीं होते, यानी कि वो किसी भी न्यायपालिका में न्याय योग्य नहीं होते, न्याय योग्य नहीं होते। इसका अर्थ ये है कि यदि राज्य इनका पालन नहीं करता है तो हम कहीं भी जाके कोर्ट में ये एप्लीकेशन नहीं लगा सकते कि राज्य को इनका पालन करना ही चाहिए, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो होते हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, ये नीति निदेशक तत्व होते हैं, ये सिर्फ राज्य को बताने के लिए होते हैं कि राज्य को क्या करना है। नाम से ही पता चल रहा है ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो ऐसे में किसी भी जगह पर ये जस्टिसेबल नहीं होते, किसी भी न्यायपालिका में इनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता अगर राज्य इनका पालन ना करे तो। उसके बाद में एक लास्ट हमारा आर्टिकल बचता है जो कि है आर्टिकल 51 के, आर्टिकल 51A या इसको 51 क भी कहा जा सकता है, 51 कर। इसके अंतर्गत क्या दिया गया है, इसके अंतर्गत हमारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं संविधान में। मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं, देखिए हमारे पहले तो 10 कर्तव्य थे, 10 कर्तव्यों के बाद जो 11वां कर्तव्य है वो बाद में 86 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। सो वी हैव टू ओबे ऑल आवर नेशनल सिंबल्स, ऑल आवर नेशनल एंथम, आवर नेशनल फ्लैग, द ट्राई कलर इटसेल्फ। तो इन सब का हमें आदर करना है और ये हमारा पहला कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। हम पढ़ते हैं अपनी बुक्स में और उनको हमारी बुक्स में शामिल कर इसीलिए किया गया है कि हम उनके प्रति अवेयर रहें, ठीक है। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, ये भी हमारा कर्तव्य है। देश की रक्षा करें, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो फ्रेटर्निटी जो शब्द लिया गया था, फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड, वो शब्द का इस्तेमाल यहाँ भी किया गया है। आपको सबको याद होगा कि जब हमने प्रियम्बल पढ़ा था, जब हमने उद्देशिका या प्रस्तावना पढ़ी थी, तब उसमें देखा था कि कुछ शब्द बाद में जोड़े गए थे जिनमें फ्रेटर्निटी भी एक था। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ये 10 कर्तव्य जो थे वो शुरुआती जब हमारे कर्तव्य निर्धारित किए गए थे उसी समय थे, लेकिन 11वां कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया,
कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये हमारे कर्तव्यों में तब जोड़ा गया जब अनुच्छेद 21 क के तहत हमारे संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था स्वतंत्रता के साथ। उसी के साथ कर्तव्यों में भी ये 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये आपको स्पेशली याद रखना है मेंशन करते हुए कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा हमारा ये 11वां कर्तव्य मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया था। ठीक है, अब एक छोटा सा ओवरव्यू जो आपकी बुक में भी दिया हुआ, आप अच्छे से उसको वहां जाके डिस्टिंक्टिवली एग्जामिन कर सकते हो कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके उद्देश्य क्या है। हमारे नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य क्या है? हमारे नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य है लोगों का कल्याण, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। न्याय के जब हमने चैप्टर पढ़े थे तो हमने देखा था कि न्याय जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये जो न्याय है ये लोगों को दिलवाना, साथ ही साथ जीवन का स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा। तो ये सब हमारे नीति निर्देशक तत्वों के कर्तव्य हैं। कर्तव्यों के साथ इसके लिए क्या नीतियां बनाई गई है? इसके लिए नीतियां बनाई गई है समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, जो CCC, जिस पर बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कंट्रोवर्सी हो रही है इन दिनों। हम खैर उस बारे में, उस कंट्रोवर्सी में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन कॉमन सिविल कोड बनाना हमारे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। फिर मद्यपान का निषेध करना, किसी भी जगह अल्कोहल जो यूज किया जा रहा है उसको निषेध करना। हालांकि कर नहीं रहे हैं सरकार, लेकिन जहां भी हो सके, पॉसिबल हो सके उसको करना। घरेलू उद्योगों यानी कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक लगाना और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, जिसमें से ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देने वाला ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये जो नीति निर्देशक तत्व है, इसको हमारे संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पूरी तरह संवैधानिक रूप दे दिया गया है। और अब ग्राम पंचायतों को सिर्फ प्रोत्साहन ही नहीं, उनको संवैधानिक संस्थाएं बना दिया गया है, जिससे कि वो वहां पर नियमित चुनाव करवाए जाएंगे और इस तरह से उनको संवैधानिक संस्थानों का रूप दे दिया गया है। अब ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, पर्याप्त जीवन यापन। अब आपकी कमाई पर्याप्त नहीं हो रही है तो राज्य अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि हर एक को नौकरी मिले, हर एक को अपना जीवन यापन करने का मौका मिले, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आप राज्य पर किसी भी प्रकार का जो है वाद नहीं दायर कर सकते। महिलाओं और पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी, इसके लिए हालांकि बहुत से कानून बन रहे हैं कि अगर आप बराबर काम कर रहे हो तो बराबर मजदूरी मिले, लेकिन ये वास्तविकता में यही है कि ये भी नॉन जस्टिसेबल है। आप इसके लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार और साथ ही 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा, इसको भी वो जो संविधान में संशोधन किया गया था 21 क के तहत, तो वो संवैधानिक बना दिया गया है और अब अधिकार दे दिया गया है। यानी इनमें से ये 2 जो अंग हैं इनको हटाकर और संवैधानिक मंजूरी दे दी गई है और इसके साथ ही उन्हें मूलभूत अधिकारों में शामिल कर लिया गया है। तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो खत्म होता है और साथ ही साथ ये चैप्टर भी यही एंड होता है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार चैप्टर था ये, जिसमें फैक्ट्स की भरमार है, छोटे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भरमार है। तो इसके जो हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कैसे हैं उनका डिस्कशन हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।